नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में खबरों का रुख करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आतंकियों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद उत्तराखंड के देहरादून में भी जश्न का माहौल। लोगों ने फोड़े पटाखे, एयरफोर्स को किया सलाम। हल्द्वानी, लक्सर समेत उत्तराखंड के कई जिलों में मनाया गया एयर स्ट्राइक का जश्न। हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। लोगों ने पूछा, हाउ वाज द जोश। टिहरी लेक फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। पहले दिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था कार्यक्रम का शुभारंभ। रुद्रप्रयाग में पुलिस ने 2 वन तस्करों को किया गिरफ्तार। गुलदार की खाल, दांत और बारूद के साथ नेपाली मूल के 2 आरोपियों को पकड़ा गया। तो सीमा पार आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद अब देश भर में जश्न का माहौल है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे उत्तराखंड की, किस तरह से उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने हमला बोला है। मिराज 2000 फाइटर जेट के जरिए पाकिस्तान में स्थित इन आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया एयरफोर्स के द्वारा। और उसके बाद ये 3 जगहों की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। देहरादून से तस्वीर, लक्सर से और हल्द्वानी से तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों ने जश्न मनाया इस एयर स्ट्राइक का और सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 इसे करार दिया। अगर बात की जाए लक्सर की, तो लक्सर में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए नजर आए। साथ ही लोगों में यहां पर खुशी भी देखने को मिली और कहा गया कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला है। इसके अलावा बात अगर हल्द्वानी की करें तो हल्द्वानी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों ने कहा कि पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को ये सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि उस आत्मघाती हमले का बदला ले लिया गया है। एयर सर्जिकल स्ट्राइक से खुश लोगों ने हल्द्वानी में मिठाइयां बांटी और भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं देहरादून से भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से देहरादून में भी लोगों के अंदर जश्न का माहौल नजर आया। आतंकवादी ठिकानों पर हुई इस एयर स्ट्राइक के बाद हर तरफ हाउ वाज द जोश एक बार फिर से पूछा जा रहा है और लोग मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं, पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम अपने सैनिकों पर बड़ा फक्र है, गर्व है पूरे देश को, पूरी कांग्रेस को। और हमारे नेता ने निश्चित तौर पर पहले दिन से कह दिया था कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार निर्णय ले। आज सरकार ने निर्णय लिया, स्वागत है। निश्चित तौर पर आज पाकिस्तान को एक सबक सिखाने का जो ज़रूरत थी वो लगभग कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी की। वैसे तो कांग्रेस के कार्यकाल में आप देखेंगे 65 में हमने सबक सिखा दिया था, 71 में हमने सबक सिखा दिया था और 99 में पाकिस्तान को भी सबक सिखा दिया था। तो आज भी आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे नौजवान बिना युद्ध के शहादत दे रहे थे। चले, तो आपने देखा लोग किस तरह से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक एरा में किस तरह से छात्रों के अंदर यहां पर खुशी देखने को मिली इस एयर स्ट्राइक के बाद। युवाओं से बातचीत की है हमारे स्टेट हेड वकील अहमद ने। बात करते हैं देशभक्ति की। अपने मुल्क के लिए कितना जज्बा है, कितना मोहब्बत है, कितना प्यार है, आज देखते ही मिलता है। पुलवामा में जो भी कुछ हुआ, अपने जवान शहीद हो गए। इंतज़ार यहाँ की जनता को ये था कि अब बदला लिया जाएगा, लेकिन आज बदला पूरा हो चुका है। कुछ छात्राएं, कुछ युवक मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूँगा, क्या लगता है, क्या उम्मीदें थी? जिस तरीके से 14 फरवरी को जो हादसा हुआ था, हमारे जवान शहीद हो गए थे, आप लोगों को क्या उम्मीद थी कि क्या होना चाहिए? उम्मीद थी कि पक्का मोदी सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी और हमें लगता था, और जो से लगता था वैसा हुआ भी है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, काफ़ी उम्मीदें थी और वो अच्छा हुआ है। आतंकवाद कितना किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितना नुकसानदेह है? एक अच्छे देश बनने के लिए आतंकवाद का ना होना ही सबसे अच्छी बात है। आतंकवाद के होने से इंडिया एक बहुत गंदा तरह से मोड़ ले लेता है, वो कुछ अच्छा नहीं कर पाता। चलिए, कुछ सवाल निकल के आ रहे हैं, जवाब भी आ रहे हैं कि आतंकवाद बहुत बुरी चीज़ है, विकास को इफेक्ट करती है। एक आतंकवाद अंदरूनी आतंकवाद होता है, एक बाहरी आतंकवाद होता है। आप कौन से आतंकवाद को ख़त्म करने की मुहिम में पक्षधर हैं? क्या होना चाहिए? अगर हमारा घर अंदर से सख्त होगा, मजबूत होगा, एकजहती होगी,
तो बाहर वाला कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। मैं प्रेरित हूँ पर्सनली, हम कश्मीरी पंडित 90 में हमें आतंकवाद से जूझ करके हमें घर छोड़कर निकलना पड़ा, तो आतंकवाद से पीड़ित हम चाहते हैं कि अपने घर को हम इतना सक्षम बनाएं कि बाहर वाला नज़र उठा के भी नहीं देख पाए। जब हम अंदर से सही होंगे, सख्त होंगे, एक साथ मिल बैठ के बैठेंगे, बाहर वाला तो किसी की हिम्मत नहीं है फूटी आंख से भी देख पाएंगा। अपने मुल्क के लिए जो उम्मीदें आपकी थी आपके अपने प्रधानमंत्री से, क्या वो पूरी हो चुकी हैं? हमें तो इससे भी ज़्यादा उम्मीदें हैं अपने प्रधानमंत्री से। ये तो एक ट्रेलर है, इसके बाद आप आके देखते जाइए जो दोस्ती बनाई है बाहरी मुल्क से हमारे प्रधानमंत्री ने। इजराइल हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब भारत के साथ है और जवाब देने को बिल्कुल तैयार है। भारत माता की जय। आतंकवाद दो तरीके का होता है, एक अंदरूनी आतंकवाद, एक बाहरी आतंकवाद। क्या दोनों आतंकवादों को अपने प्रधानमंत्री को ख़त्म करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कैसे? बिल्कुल हमारे मोदी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। यहाँ के जितने भी आतंकवाद हो रहा है और ये लोग बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सही निर्णय हमारे मोदी जी ले रहे हैं ताकि वो लोग बिल्कुल हमारे मोदी जी बहुत सारे स्टेप्स उठा रहे हैं इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए। और मैं ये आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम पे भी वो ऐसी स्ट्राइक्स करते रहेंगे ताकि हमारे जितना भी पाकिस्तान है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बिल्कुल हम मोदी के बिल्कुल साथ हैं। नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट टेररिस्ट को जड़ से ख़त्म होना चाहिए। और बस जय हिंद। कुछ अंदरूनी आतंकवाद है जिसका पता नहीं लग पाता, बाहरी आतंकवाद का पता लगता है, तो अपने प्रधानमंत्री से अब क्या उम्मीद करते हैं? अंदरूनी आतंकवाद पहले खत्म होना चाहिए या बाहरी आतंकवाद? सर सबसे पहले तो मोदी जी को थैंक यू जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि हमको इतना परमिशन दिया कि वो आगे जाके हमारी आर्मी इतना बड़ा अब स्टेप उठा के इतने लोगों को मार कर आई है जिन्होंने हमारे वीरों को मारा है। और उसके बाद सबसे पहले उनको अंदरूनी जितने भी टेररिस्ट हमारे आर्मी में एंटर्ड है उनको सबसे पहले मारना चाहिए। थैंक यू मोदी जी, और ये सब आगे ऐसे ही चलता रहेगा। आई होप। थैंक यू। पाकिस्तान पर हमला हुआ है, पाकिस्तान पर जो हमला हुआ है कितना, कैसे सोचते हैं, कितना खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं, पाकिस्तान पे हमला हुआ। जय। चलिए, जोश और जज्बा इतना है, लगातार जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, नारे लगने के बाद हम क्या कहेंगे, इनका जोश ही कहेंगे। कैमरा पर्सन आरपी सिंह के साथ मैं वकील अहमद, इंडिया न्यूज़ देहरादून। तो वहीं देहरादून में पटाखे भी फोड़े गए तो भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर लोगों के अंदर एक ही चीज देखने को मिली कि आखिर 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले का बदला भारतीय एयरफोर्स ने ले लिया है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने। भारत की वायुसेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम देहरादून की बात करें तो देहरादून के युवाओं में बेहद खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आपको किस तरह से हमारी सेना ने आज पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है, किस तरह से? हमें बहुत खुशी हुई और ऐसे हर बार करते रहे। हम यही चाहते हैं पूरा पाकिस्तान ही खत्म कर दे। हम भी खुशी हुई। हम व्यापार वाले हैं सारे, जितने ठेली वाले, जितने भी बस वाले, मैजिक वाले, जितने भी है, जितने गाड़ी स्टाफ है, ये हम सब की दौलत है। जो बम फोड़ रहे हैं, ये सब कुछ से सब लोगों को खुशी हुई है। ये हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सब खुश है। क्यों? हमारा कहना यह है कि अभी मारा फिर और मारे, सबको मारे जितने हैं। और यहाँ जो आतंकवाद के खिलाफ यहाँ भी है, उनको भी मारे, ठोक ठोक के मारे। भारत माता की। 200 से 300 आतंकी मारे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या लगता है कि और ज्यादा? अभी इन्होंने हमारे 50 मारे थे, हमने 300-350 मारे। अगर हमारे एक मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। हमारा कहना यह, पाकिस्तान पढ़ना मतलब वहाँ पर करे हिंदुस्तान। अच्छा भाई साहब, क्या लगता है कि 200-300 अब आतंकी मारे गए, क्या लगता है कि बदला पूरा हो गया या अभी और? अभी बदला पूरा नहीं हो, अभी और बदला लिया जाएगा, पूरा पाकिस्तान खत्म किया जाएगा। हाउस द जोश? बहुत ज्यादा कि मजा आ गया, दिल खुश हो गया पूरा। हमारा दिल में खुश है कि हम हिंदुस्तानी है। तो तमाम युवाओं में आज जोश देखने को मिल रहा है और सभी का एक यही कहना है कि अभी सिर्फ शुरुआत किया, अभी और बदला लेना बाकी रह रहा है। कैमरा पर्सन नितिन काथवास के साथ विशाल गर्ग, टेलकंडी न्यूज़ देहरादून। और वहीं एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट से भी बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भारत की वायुसेना ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। सर, किस तरह से इस घटना को देखते हैं?
देखिए, आज की जो घटना है बहुत ऐतिहासिक है और भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है। इसने हमारे उन शहीद जो परिवार थे, उन परिवार की जो भावनाएं थी और जो देश की जनता चाहती थी कि पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब दें, तो आज की जो सुबह हुई है, इस सुबह में पाकिस्तान के जो आतंकवादी शिविर थे, जिसमें 200 से लेकर 300 आतंकवादी ढेर हुए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। अभी आप हमारे जो शहीद हैं उनकी 13वीं भी नहीं हुई है और उस 13वीं से पहले हमने उनकी जो शहादत का बदला लिया है, तो इस शहादत के बदले को हमने 400 लोगों से लिया है और इसके लिए आज सब नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में उनको बधाई दे रहे हैं। उनका जो 56 इंच का जो सीना है निश्चित रूप से आज दिखाई दिया है। सर, 200 से 300 आतंकी मारे जाने की खबर मिल रही है, तो क्या लगता है कि क्या भारत का जो जवानों के शहीद हुए हैं उनका बदला पूरा हो गया है या अभी और कार्रवाई बाकी है? अभी तो ये शुरुआत है। ऐसे सारे आतंकवादी शिविर जो भी पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं या सीमाओं से लगे हुए हैं, उनका भी यही हश्र होने वाला है। आज पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है कि अब उसके साथ जो है यही व्यवहार होने वाला है। भारत की जनता और भारत की सरकार और भारत की फौज पाकिस्तान को माफ़ नहीं करने वाली है। जी, तो बिल्कुल वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी का कहना है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और अभी जवाबी कार्रवाई अभी और भी होनी बाकी है। कैमरा पर्सन नितिन कैतवास के साथ विशाल गर्ग, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। वहीं उत्तराखंड सचिवालय में आज अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड सचिवालय में ये आग सचिवालय की लिफ्ट में लगी थी। हालांकि इस आग से कोई भी नुकसान नहीं हुआ, एक बड़ा नुकसान होते होते बच गया। ये आग सचिवालय की लिफ्ट में लगी थी और उसके बाद कुछ ही क्षणों में इस आग को बुझा दिया गया। इस पर आग पर काबू पा लिया गया। एक बड़ा हादसा सचिवालय में होते होते यहाँ पर बच गया। ये लगभग 12:30 बजे अचानक हमें नीचे खबर मिली कि ऊपर धुआं उठ रहा है, तो हम अपनी टीम को लेके, हमारे 8-10 जवान जो गेटों पर दाएं बाएं थे, तो उनको लेके आए तो देखा कि लिफ्ट भी फंसी है। एक लड़का लिफ्ट में फंसा था, तो सबसे प्राथमिकता के आधार पर हमने उसको निकालने के लिए वो किया और नीचे लाइट कटवाई। उसके बाद हम एक्सटिंग्विशर जो हमारे पास पड़े थे फॉर्म टाइप, उसको 8-10 एक्सटिंग्विशर लेके आए, तो देखा कि पूरा रूम धुएं से भरा था और धुआं बाहर निकला था। तो उसमें हमने उस वक्त जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर आग देखी तो एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हुए फॉर्म टाइप का उस आग को बुझा दी। उसके बाद देखा कि वो बैकअप वाली बैटरी हैं जो लिफ्ट लाइट जाने के बाद लिफ्ट को अप डाउन करती है, बैकअप की बैटरी हैं, वो जल गई। वो हीटेड शायद जली हैं, ज़्यादा हीटेड होने से। ये प्रथम दृष्टा समझ में आ रहा हमारे। किन कारण थे, किस तरीके से? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें क्या चीज़ और बेहतर हो सकती है और क्यों, इसके लिए ये कारण जो है जानने ज़रूरी है कि इस बैटरी बॉक्स में क्यों, किस वजह से जो है धुआं हुआ और क्यों चार्जिंग में ऑटो कट नहीं हुआ। जैसा कि ये अभी प्राइमा फेसी हमें बता रहे हैं कि बैटरी जो चार्ज होती है तो एक पॉइंट के बाद वो ऑटो कट होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या इशू रहा, क्या दिक्कतें रहीं, उसी के लिए जो है ये देखना ज़रूरी होगा कि बैटरी सप्लाई कब हुई और कितने टाइम हो गए थे उसको चेंज हुए। सो इसके लिए जो है हम सारी चीज़ों को देखते हुए और उसमें क्या चीज़ सुधारा जा सकता है ताकि ये पुनरावृत्ति ना हो, जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि सीएफओ साहब को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे गदरपुर के एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचकर अरविंद पांडे ने छात्रों से मुलाकात भी की, साथ ही शहीदों को यहां पर भी श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि खेल मंत्री अरविंद पांडे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहां पर पहुंचे थे और ये कार्यक्रम दिनेशपुर के लिटिल चैंपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया था। इस दौरान शहीद जवानों को के नाम इस कार्यक्रम को करते हुए शहीद परिवारों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी उत्तराखंड की धरती पर प्रवेश करता है तो उसे भगा दिया जाएगा। साथ ही अरविंद पांडे ने सभी निजी विद्यालयों को एनसीईआरटी किताबें लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब बच्चों को आरटीई के माध्यम से पढ़ने के लिए भी और उनको एडमिशन देने के लिए भी कहा। मैं यहाँ स्कूल का वार्षिकोत्सव था बच्चों का, उस वार्षिकोत्सव में शामिल हुआ हूँ और मेरा उद्देश्य है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस काम को दबाऊंगा नहीं। अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना और सस्ती शिक्षा देना, इसलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेवारी है और उसको आजकल मैं कर रहा हूँ। तो मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि हमने एनसीईआरटी लागू की है, अगर एनसीईआरटी के अलावा कोई भी तरह स्वीकार नहीं होगा। हाँ, अगर जो हाई कोर्ट का हमारा जो निर्णय है उस हाई कोर्ट के आदेश का हम 100% पालन करेंगे। चलिए बात करेंगे
टिहरी में चल रहे लेक फेस्टिवल की। उत्तराखंड के टिहरी में एक लेक फेस्टिवल इन दिनों चल रहा है। लेक फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि पहले दिन यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और क्षेत्रीय विधायक ने इस लेक फेस्टिवल का शुभारंभ किया था। लेक फेस्टिवल के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस लेक फेस्टिवल में कई तरह के स्टॉल भी लगे हैं। यहाँ पर सैलानी भी दूर दूर से आ रहे हैं। राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करना सीएम ने उद्देश्य बताया। मसूरी और नैनीताल आज विश्व मानचित्र पर छाए हुए हैं। इसी के तहत अब टिहरी को भी यहाँ पर विकसित किया जाएगा और इसकी शुरुआत नए डेस्टिनेशन में टिहरी में ये 3 दिवसीय लेक फेस्टिवल से की जा रही है। जो सरकार का कॉन्सेप्ट है 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, हम एक नए डेस्टिनेशन नई टिहरी को विकसित करना चाहते हैं। मसूरी लगभग 200 साल पुराना डेस्टिनेशन है और आज वो सेचुरेशन पर आ गया है। ऐसे ही नैनीताल भी 181 साल पुराना डेस्टिनेशन है। जब 181 साल पहले शुरुआत हुई थी नैनीताल की, वो भी आज सेचुरेशन पर आ गया है। तो वहाँ पर निर्माण कार्य कोर्ट ने भी रोक लगा दिया है। एनजीटी ने भी उस पर तमाम सवाल उठाए हैं और इसलिए ज़रूरत है, अगर हम राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करना चाहते हैं तो कुछ नए गंतव्य हम विकसित करें। मैं समझता हूँ कि टिहरी लेक फेस्टिवल उस दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर पुलिस ने एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 2 कुल तस्कर यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि ये तस्कर गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किए गए। रुद्रप्रयाग का ये पूरा मामला है, जहां पर वन तस्करों को गुलदार की खाल, दांत और बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 लोग गुलदार की खाल और विस्फोटक सामग्री ले जा रहे हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा तत्काल जनपद के सभी बैरियर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर तिलनी के पास चेकिंग के दौरान नेपाली मूल के 2 व्यक्तियों के पास से गुलदार की खाल, दांत और बारूद बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये रुद्रप्रयाग पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि क्षेत्र में जो है कुछ वन तस्कर सक्रिय हैं जो इस तरह की एक्टिविटी में लगे हुए। इस सूचना पर रुद्रप्रयाग पुलिस की एक टीम द्वारा जो है ग्राम तिरणी में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों को जो नेपाली मूल के हैं और जो यहाँ निवासरत थे उनको गिरफ्तार किया गया और जिनके कब्जे से यह गुलदार की खाल बरामद हुई है और साथ ही उसके 2 दांत भी बरामद हुए हैं। प्राथमिक पूछताछ में जानकारी आई थी कि हाल फिलहाल में इनके द्वारा फंदा लगाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और इसको आगे कहीं ना कहीं इसको बेचने की फिराक में थे। तलाशी के दौरान उनके पास से 5 जिलेटिन की छड़ें भी मिली हैं और इस सभी संबंध में पूछताछ के इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें वन अधिनियम, साथ ही साथ इसमें विस्फोटक अधिनियम के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिनेशपुर में नगर पंचायत के सभागार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए। साथ ही यहां पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुभाषेंदु सरकार ने नई कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें 4 महामंत्री, 10 वरिष्ठ उपाध्यक्ष और 10 उपाध्यक्ष, 5 सचिव, 5 उप सचिव और 1 कोषाध्यक्ष और 1 संगठन मंत्री बनाया गया। वहीं दर्जनों लोग किशोर हालदार के नेतृत्व में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, जिन्हें पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने माला पहनाकर सदस्यता दिलाई। वक्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गांव-गांव में जाकर कांग्रेस का प्रचार करने का आह्वान भी किया और गांव की समस्याओं को लेकर मीटिंग करने के लिए कार्यकर्ताओं को यहां पर निर्देशित भी किया गया। कांग्रेस पार्टी में जहां तक ये होता है, जिसको भी टिकट मिलता है उसको लड़ाया जाता है। ये दावेदार कई होते हैं, रावत जी है, महेंद्र पाल जी है, बेहड़ साहब है, सभी लोग हैं, लेकिन जिनको भी टिकट मिलेगा उनको लड़ाएंगे और जिताएंगे। बदलने वाले लोग वो हमेशा पीछे रह जाता है और जो मन से और दिल से लड़ाता है, साथ रहता है, वो आगे रहता है। तो पाला बदलने वाला ऐसे पाला सबके साथ बदलता रहेगा, उनका कोई गिनती नहीं है। इस टाइम कांग्रेस ही कांग्रेस है। पाला बदलने वाले लोगों को एकदम से आउट किया जाएगा, भगा दिया जाएगा, उसको आगे आने नहीं दिया जाएगा।
और वहीं चमोली बद्रीनाथ हाईवे पिछले 2 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। ये हाईवे बंद होने के चलते लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये हाईवे पिछले 2 दिनों से बंद है, साथ ही आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीआरओ मार्ग को खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन मार्ग पर भारी मात्रा में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटने के चलते इसको खोलने में काफी समय लग रहा है। बीआरओ ने मौके पर जेसीबी मशीनें लगाई हुई हैं, लेकिन पहाड़ी अधिक टूटने के कारण मार्ग खुलने में काफी बाधाएं भी उत्पन्न हो रही है। वहीं क्षेत्र में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ी टूटने का सिलसिला यहां पर चलता जा रहा है। और हम यहाँ पे 2 दिन से फंसे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पे काफ़ी मालमा आ रखा है और यहाँ पे हम सुबह 10 बजे से आज और अभी तक रोड खुलने की संभावना हो रही है और काफ़ी मशीनें लगी है यहाँ पे और सब लोग यहाँ पे यात्री सारे सब इकट्ठा है। और यहाँ पर लगभग हम 10 बजे करीब पहुँच गए थे और अभी 5 बजने वाले हैं, तो अभी बीआरओ इधर लगे हैं वो काम करने पे लगातार। शायद कुछ देर बाद में अभी रोड खुलेगा। खबर अब हरिद्वार से है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की है। ये पूरा मामला हरिद्वार का है, जहां पर बजरंग दल के कुछ लोग कमली धर्मशाला के सामने किसी कार्यालय में आए हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी एक दुकान के सामने पार्किंग पर लगा दी, जिसके बाद दुकानदार से इस बात को लेकर झड़प हो गई और बजरंग दल के लोगों ने दुकानदार को पीट दिया। दबंगई दिखाते हुए गाड़ी वहीं खड़ी करके चले गए। जब ये बात व्यापार मंडल और आसपास के लोगों को पता लगी, उसके बाद लोग इकट्ठा हुए और इन लोगों से मांग की गई कि जिन्होंने मारपीट की है वो माफ़ी मांगे, लेकिन बजरंग दल के कार्यालय से इनके कार्यकर्ता नहीं आए, जिसके बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सीओ सिटी अभय कुमार सिंह ने बताया कि 2 पक्षों में विवाद की सूचना पुलिस को मिली थी और प्रभारी वहां पर गए थे। मौके पर मामला शांत हो गया है, जिसके बाद संबंधित पक्ष के लोग वहां पर नहीं मिले। गाड़ी वालों ने मारा मिलकर पकड़ के। बस कौन थे ये लोग? अवधूत मंडल वाले हैं। अवधूत मंडल वाले तो कहाँ मारा जरा बताया। तो ये मारा हुआ, ये पूरा लाल कर रखा मार मार के। देखो ये देखो पूरी छाती फुली पड़ी है। कितने लोगों ने मिलकर मारा? 15 लोगों ने कम से कम। तो कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है आपने? जा रहा हूँ रिपोर्ट दर्ज कराने। देखिए, हमें 2 पक्षों के बीच में पार्किंग को लेकर के आपस में विवाद की सूचना मिली थी। इसमें मौके पे हमारे जो हल्का प्रभारी हैं उनको भेजा गया था। तब तक विवाद शांत हो गया था और संबंधित पक्ष के लोग वहाँ पे मौके पे नहीं मिले। अगर किसी के द्वारा इस संबंध में कोई तहरीर दी जाती है या प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो हमारी तरफ से विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जिला अस्पताल में निरीक्षण करने एडीएम अचानक पहुंच गए और निरीक्षण के दौरान एडीएम को काफी खामियां भी यहां पर मिली हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित जिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण करने के लिए अपर जिलाधिकारी जगदीश चंद्र कांडपाल पहुंचे तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पर जिला अस्पताल में कार्यरत उपनल कर्मचारी हिमांशु बिष्ट मरीजों से पैथोलॉजी टेस्ट करने के नाम पर पैसे वसूल रहा था। ये सुविधा जिला अस्पताल में निःशुल्क दी जाती है, जिस पर अपर जिलाधिकारी जगदीश कांडपाल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उपनल कर्मचारी हिमांशु बिष्ट को जिला चिकित्सालय से हटा दिया, साथ ही उस पर आवश्यक कार्रवाई करने की भी बात कही। वहीं इस पूरे मामले पर मीडिया से बात करते हुए अपर जिला अधिकारी जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि जिला चिकित्सालयों में मरीजों को हर सुविधा दिलाई जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में इस तरह की असुविधाएं कहीं पर देखने को मिलती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पैथोलॉजिकल टेस्ट के 310 रुपये लिए गए हैं। हमने डीएम साहब ने एक आदेश किए हैं जनपद में समस्त चिकित्सालयों में कि जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होंगे, चाहे वो एपीएल हो, बीपीएल हो, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में आता हो, निःशुल्क होगा। तो जब ये जानकारी मिली कि उससे 310 रुपये ले गए तो उसमें 60 रुपये तो उसको रसीद दी गई थी, 250 रुपये उसने स्वयं ले लिए थे। ये कहते हो कि बाहर टेस्ट कराना है, जबकि टेस्ट भी उसने अंदर ही कराया और पैथ लैब में वो काम करता है लड़का। तो ये पीएमएस साहब के सामने ही की घटना थी, तो पीएमएस साहब से कहा गया तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करें कि पैसे लेके उसने अपने जेब में रख लिए थे। सर वहीं महिला को डरा धमकाने की बात सामने? हाँ, आज मुझे उसने बताया था सवेरे फ़ोन आके उस महिला ने कि मेरे से वो लड़का कह रहा है कि आप अपनी शिकायत वापस नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताया था। तो मैंने उनसे कहा था कि आप ऐसा चिंता ना करें, आपने जो किया सही किया। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। नमस्कार।